नमस्कार। आज रचना कौशल राइटिंग स्किल में हमारा टॉपिक है निबंध लेखन। एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, ये मैं आपको आज सरल भाषा में समझाऊंगी ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का निबंध आ जाए आप उसको सही तरीके से लिख पाएँ और पूरे मार्क्स ले पाएँ। चलिए विद्यार्थियों, मैं समझाती हूँ आपको निबंध कैसे लिखना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि निबंध होता क्या है। देखो, ये एक गद्य रचना का भाग है। जैसे अपने हिंदी भाषा में दो रचनाएं होती हैं, गद्य और पद्य। लेकिन आप अपने भावों को पद्य में रचते हैं तो वो कविता कहलाती है, लेकिन अपने भावों को, अपने विचारों को गद्य में रचते हैं तो वो निबंध हो सकता है, कहानी हो सकती है, पत्र लेखन हो सकता है, एक अच्छा लेख हो सकता है। लेकिन गद्य की सबसे बड़ी जो रचना है और सबसे ज़्यादा मजबूत जो रचना है वह होती है निबंध, जिसके बारे में आप खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। बच्चों, निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है भली प्रकार बंधा हुआ। निबंध में किसी विषय के सभी पहलुओं पर अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना होता है। इस तरह से निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय के बारे में कुछ कहा जाता है। लिखित अभिव्यक्ति के विकास में निबंध लेखन का अत्यधिक महत्व है। निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। गद्य का उत्कृष्ट रूप निबंध में ही मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि गद्य रचना में निबंध का स्थान सर्वोपरि है। हर व्यक्ति की निजी अभिव्यक्ति होती है, उसकी निजी सोच होती है और वह अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना चाहता है। इसलिए एक ही विषय पर अलग अलग तरीक़ों से लिखे गए निबंध मिल जाते हैं। तो निबंध के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में टॉपिक देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसे जैसे दहेज प्रथा, ये एक विचारात्मक निबंध मिल जाता है। फिर कभी कभी जैसे भाव पर आधारित मिल जाता है, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, इस तरह का निबंध मिल जाता है। या फिर कभी कभी आपको किसी स्थान जैसे मेरा गांव, इस तरह का वर्णनात्मक निबंध मिल जाता है। तो इस तरह से निबंध के अलग अलग प्रकार होते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि निबंध के कौन कौन से प्रकार हैं। चलिए, निबंध के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन अकादमिक दृष्टि से, मतलब आपकी पढ़ाई की दृष्टि से, निबंध के इन प्रकारों को बताया गया है। कौन कौन से? सबसे पहले है वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, त्योहार, प्राकृतिक दृश्य, पर्यटन स्थल, यात्रा, मेला, घटना आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे दे दे दशहरे का मेला, तो उसका वर्णन करके आपको लिखना होता है कि दशहरे का मेला। जैसे दे दे दीपावली, तो दीपावली किस तरह से मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, उसका पूरा वर्णन आपको लिखना होता है। या फिर बाढ़ का दृश्य दे दें तो उसका वर्णन आपको आंखों देखी घटना का वर्णन करना होता है। तो ये आते हैं सभी वर्णनात्मक निबंध में। फिर दूसरा होता है विवरणात्मक निबंध। तो इसमें किसी विशेष घटना, संस्मरण और काल्पनिक घटनाओं आदि का वर्णन किया जाता है कि आपकी मनुष्य है, दिन रात सोचता रहता है, उसके विचारों की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कल्पना भी कर सकता है किसी विषय वस्तु के बारे में। तो कल्पना पर आधारित जो निबंध होते हैं वो भी काल्पनिक घटनाओं का वर्णन भी कर सकता है। मतलब सच्ची घटनाएं नहीं, काल्पनिक घटनाएं जो अपने मन में वह सोचता है कि कुछ भी सोच लेता है और उनको अपने विचारों में अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार के निबंध है वो विवरणात्मक निबंध होते हैं। जैसे कोई साहसिक कार्य किया, पर्वतारोहण किया, ऐतिहासिक घटना का वर्णन हो सकता है, उसमें कोई युद्ध का वर्णन हो सकता है, पर्यटन घटनाएं हो सकती हैं। तो ये सभी बातों का विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत लिया जाता है। भावात्मक निबंध, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह के टॉपिक आते हैं। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, या यदि मैं सैनिक होता, यदि मैं अध्यापक होता, तो इसमें आप अपने भाव व्यक्त करते हो, है ना। तो भावनाओं पर आधारित निबंध जो होते हैं वो भावात्मक निबंध कहलाते हैं। निबंधों के मन में ऐसे निबंधों के मन में उपजने वाली भावों का भावपूर्ण वर्णन किया जाता है। जैसे द्वेष, आलोचना, मित्रता, क्रोध, प्रेम आदि, है ना। तो सच्ची मित्रता एक टॉपिक दे दिया तो आप अपने भाव व्यक्त करोगे ना कि एक मित्र को कैसा होना चाहिए।
इस तरह से। फिर विचारात्मक, इस प्रकार के निबंधों में विचारों और तर्कों की प्रधानता होती है। साहित्य, समाज, धर्म, दर्शन आदि विषयों का वर्णन लिखने वाला अपने दृष्टिकोण व्यक्त करता है। तो लेखक की अपनी चिंतन शैली की प्रधानता होती है और वह अपनी चिंतन शैली के आधार पर संस्कृति के बारे में या राजनीति के बारे में या फिर कोई धर्म के बारे में अपने मन के भाव व्यक्त करता है। तो वो विचारात्मक निबंध होते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से बच्चों निबंध के 4 प्रकार मुख्य रूप से दिए गए हैं। फिर उक्ति या किसी कथन पर आधारित ऐसे निबंधों में मुहावरे, लोकोक्ति या कोई प्रसिद्ध पंक्ति का कथन लेकर निबंध की रचना की जाती है ना। तो जैसे कोई भी दे दिया, जिसे कर भला हो भला, ये एक टॉपिक दे दिया और आप उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि निबंध एक गद्य रचना है और कोई विषय के बारे में लिखित अभिव्यक्ति प्रकट करना होता है उसके बारे में। तो आप खुलकर अपने विचार उसमें व्यक्त करते हो, ठीक है। फिर अच्छा निबंध लिखने के लिए आपको किन बातों पर गौर करना चाहिए, ये आगे देखने वाली बात है। सबसे पहले इन्होंने दिया है कि अपने विचारों को क्रमानुसार सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए निबंध लेखन के पूर्व विषय पर भली भांति विचार करना चाहिए। एक सूत्रता के लिए सबसे पहले निबंध को 3 भागों में बांट लेना चाहिए और फिर उस निबंध की रचना करनी चाहिए। वो 3 भाग कौन से? सबसे पहले प्रस्तावना में क्या है, जैसे कोई टॉपिक दिया है, जैसे दे दिया मेरा गांव। मैं आपको पहले आसान टॉपिक से समझाना चाहूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर किसी भी प्रकार का विषय मिले उस पर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। मेरा गांव दे दिया तो सबसे पहले आप बताओगे कि गांव होता क्या है। फिर प्रस्तावना में जैसे आप जहाँ रहते हो उस गांव के बारे में थोड़ी सी जानकारी दोगे। फिर उसके बाद में दूसरे टॉपिक में ये आता है, उसका मध्य भाग आता है। उस मध्य भाग में आप पूरे गांव की विशेषताएं, उसका महत्व, गांव में रहने के फायदे, फिर आगे ये बताओगे कि गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं आजकल, ये सब बता दोगे। तो इस तरह से आप अपने विचार व्यक्त करोगे और अंत में आप उसका उपसंहार मतलब अंतिम भाग लिखोगे। तो उसमें जो भी आपने बताया उसका निष्कर्ष आपको शॉर्ट तरीके से लास्ट में बताना होता है। तो इस तरह से निबंध को पूरा किया जाता है। तो स्टार्टिंग प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए कि उसको पढ़ते ही पढ़ने वाले का मन ये करे कि आगे पूरा ही पढ़ता जाऊं। तो ये प्रभावशाली प्रस्तावना होनी चाहिए शुरुआत में। फिर निबंध लिखते समय आपको भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, इन बात का ध्यान रखना चाहिए। शब्द सीमा पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आपको दे दिया जाए कि 70 से 80 शब्दों में निबंध लिखिए या फिर 100 से 150 शब्दों में निबंध लिखिए, तो वो शब्द सीमा ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। और भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करोगे आप। फिर विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे बार बार एक ही वाक्य को बार बार दोहराते हैं, तो उससे सामने वाला पढ़ने वाला ऊब जाता है और वो निबंध आकर्षक नहीं लगता, प्रभावशाली नहीं लगता। इसके लिए एग्जाम में मार्क्स अच्छे से नहीं आ पाते हैं। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। एक बार लिखने के बाद उसको फिर से पढ़ लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपने निबंध लिखा है उससे आपको संतुष्टि मिल रही है या नहीं मिल रही है। भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। भाषा संबंधी त्रुटियां मतलब छोटी बड़ी मात्रा, पूर्ण विराम, कोमा, ये सब का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, शब्द स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो वो शुद्ध होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए, कहाँ विराम चिन्ह लगना है, कहाँ प्रश्नवाचक लगना है, कहाँ कोमा लगनी है, ये अल्प विराम, अर्ध विराम, ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़ना चाहिए। जैसे कोई अच्छा मुहावरा या लोकोक्ति है तो उचित स्थान पर उनको भी रखना चाहिए ताकि आपका निबंध प्रभावशाली लगे। तो बच्चों, इन सब बातों का निबंध लिखते समय ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आशा आपको ये निबंध लिखने का तरीका समझ में आया होगा। फिर देखो, एक निबंध मैंने दिया है आपके लिए,
मेरा गांव। तो इसमें आपको ऐसे रूपरेखा मतलब संकेत बिंदु मिलते हैं, उनके आधार पर आपको निबंध बढ़ाना होता है। ठीक है, तो जैसे 6 7 के हो आप, तो आपको इस तरह के ही टॉपिक मिलेंगे, दीपावली, मेरा गांव, स्वतंत्रता दिवस। फिर जैसे जैसे आप बड़े हो गए तो जैसे 8 9 के हो तो बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह का टॉपिक मिल जाएगा। फिर दहेज प्रथा, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, तो इस तरह के 10 तक के टॉपिक मिलते हैं। फिर और बड़े हो गए आप, 11 12 में आ गए, तो आपको थोड़े और टफ, जैसे ओलंपिक, बीजिंग में ओलंपिक, या फिर और जैसे प्रधानमंत्री की योजनाएं, इस तरह से विचारणीय टॉपिक आपको मिल जाएंगे जैसे जैसे आप बड़े स्तर में जाओगे वैसे वैसे। तो आज मैंने आसान सा टॉपिक लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले दी है प्रस्तावना, फिर है परिचय, परिचय किसका, जो विषय है उसका। फिर उपजाऊ भूमि, मतलब ये गांव है इसके लिए। फिर गांव के लोग, फिर प्रगतिशील गांव, और फिर उसका अंत मतलब उपसंहार। और मुख्य रूप से 3 ही टॉपिक होते हैं, प्रस्तावना होती है, मध्य भाग होता है, और उपसंहार होता है। उपसंहार मतलब उसका अंत में निष्कर्ष लिखना। तो देखो, सबसे पहले एक पंक्ति से, एक लाइन से, एक उक्ति से शुरुआत की है ताकि आगे हम पढ़ें। तो गांधी जी ने कहा था भारत गांव में बसता है, ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना में मतलब स्टार्टिंग, निबंध की शुरुआत कैसे करें, ये आपको एक किसी प्रसिद्ध लाइन से करना है। गांव के बारे में दिया तो गांव के बारे में कहो, या किसी लेखक या फिर कोई महापुरुष, कोई विद्वान, कोई कवि, उनकी कोई लाइन, विचार, पंक्ति आपको मिल जाए, आपके ध्यान में आए, तो उससे शुरुआत करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो प्रस्तावना में आपको इस तरह की बातें ध्यान में रखनी है। फिर देखो, जब मैं अपने गांव को देखता हूँ तो बापू की ये उक्ति मुझे याद आती है। फिर उसने अपने गांव का परिचय दिया, है ना, मेरा गांव का नाम चंद्रपुर है, तो ये परिचय में आ जाएगा पूरा। फिर देखो, आगे परिचय देने के बाद में उपजाऊ भूमि, तो फिर बता दिया कि गांव की जो ज़मीन है किस तरह से उपजाऊ है, वहाँ अन्न धन का अभाव नहीं है, बहुत सारी फसलें होती हैं, लोग वहाँ बहुत खुश हैं, खेती करते हैं, ज़्यादातर किसान हैं। इस तरह के वाक्य लिखकर आगे बढ़ाया, है ना। फिर देखो और क्या दिया है, अगला टॉपिक, गांव के लोगों का व्यवहार कैसा है, वहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, किस तरह से आपस में मेलजोल बढ़ा हुआ है, ये सब बातें गांव के लोगों के बारे में बता दी। फिर अगला टॉपिक क्या है, एक प्रगतिशील गांव। तो मेरा गांव मतलब एक प्रगतिशील गांव क्यों है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, दूसरी और कौन सी बातें मुख्य हैं जिसके कारण गांव प्रगतिशील है, वो सब जोड़ जोड़ कर आपको एक अच्छा स्कूल है, अच्छा विद्यालय है, अच्छा अस्पताल है, और बहुत सारी दुकानें हैं, है ना। तो ये सारी बातें जोड़कर निबंध को आगे बढ़ाना है। फिर अंत में इसका अंत करना है। तो अंत में देखो, मेरा गांव काफ़ी गतिशील है, किसान खेती के लिए आधुनिक साधनों और सुविधाओं के सभी साधनों और सुविधाओं से युक्त एक छोटा सा अस्पताल है। गांव में पंचायत घर में पुस्तकालय, वाचनालय की भी व्यवस्था है। तो ये प्रगतिशील गांव की विशेषताएं बता दी। और फिर अंत कैसे किया, सचमुच मेरे गांव में भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। तो ये इस तरह से इस वाक्य के साथ निबंध का अंत किया गया। तो आशा है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। और अभी आपको अगर कुछ टॉपिक मिले तो सबके संकेत बिंदु अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना, मध्य भाग और उपसंहार ये तो हर विषय के ही आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरे के जैसे दहेज प्रथा है, तो प्रस्तावना में उसकी दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति है। इस तरह से जितनी भी कुरीतियां हैं उनका नाम लिखते हुए दहेज प्रथा को भी एक सामाजिक बुराई आप बता दोगे। उसके बाद में दहेज क्या है उसका परिचय दोगे, दहेज किसे कहते हैं, दहेज एक बुरी प्रथा क्यों है ये बताओगे। फिर हमारे देश में उसकी स्थिति बताओगे, फिर इसके नुकसान क्या क्या हो रहे हैं वो बताओगे, और अंत में उसके निष्कर्ष के साथ कि हमें दहेज प्रथा को रोकना चाहिए। इस तरह से इस वाक्य के साथ उसका मतलब उपसंहार करोगे। तो आपको समझ में आया होगा
कि एक अच्छा निबंध लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। अगर आपको ये निबंध लिखने का तरीका पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।